हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 विषय भूगोल खंड क इकाई 1 पाठ प्राकृतिक संसाधन का भूमि संसाधन में आज हम लोग मृदा के प्रकार एवं वितरण को देखेंगे, समझेंगे। मृदा का मतलब हम लोग मिट्टी की बात कर रहे हैं। भारत के उच्चावच भू आकृतिक जलवायु एवं वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ 6 प्रमुख प्रकार की मृदाएं विकसित हुई। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार हैं। इनका वर्णन क्रमशः किया जा रहा है। प्रथम प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। ये जलोढ़ मिट्टी है। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। राजस्थान और गुजरात में भी एक संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से हुआ है। कुल मिलाकर भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि जो जलोढ़ मिट्टी है यह 3 नदी प्रणालियों से बनी है। एक हो गया सिंधु नदी, दूसरी हो गई गंगा नदी, तीसरी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। और इन 3 नदियों के वजह से इतना बड़ा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बना है। और एक संकरा क्षेत्र यानी बिल्कुल पतला संकरा क्षेत्र राजस्थान और गुजरात में भी फैला है। और ये मिट्टी बाकी पूर्व तटीय मैदानी क्षेत्रों जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी महानदी में भी, डेल्टा में भी इसका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से यह सभी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही अंश है। यह भारत का मानचित्र है और इस भारत के मानचित्र में यहाँ जो हिस्सा यह पंजाब हरियाणा से होता हुआ यूपी, बिहार और इधर आसाम के क्षेत्र में यह फैला है, यह पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? यह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसी संकरे भाग की बात हो रही थी। यहाँ यह राजस्थान और गुजरात में भी है और यह पूर्व तटीय मैदानी क्षेत्रों में भी है, जहाँ पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इन सभी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। तो यही वो क्षेत्र हैं, पूर्व तटीय क्षेत्र, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। और इस तरीके से यह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। इस मिट्टी के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। ऐसी मृदाएं पर्वत पदीय क्षेत्र में बने मैदानों जैसे द्वार, चौर, तराई में आमतौर पर मिलती हैं। इनके कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनके आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, एक पुरानी जलोढ़, एक नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ में कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहा जाता है। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, इसे खादर कहा जाता है। खादर में बालू और मृत्तिका का मिश्रण होता है, यह काफ़ी उपजाऊ होता है। यहाँ इस पैराग्राफ में समझाया गया कि मिट्टी नदी मुहाने क्षेत्र में आकर जमा होती है या घाटी में ऊपर से नदी के जरिए बहकर बढ़ते हुए आगे मैदानी क्षेत्रों में इसका विस्तार हो जाता है। ऊपरी क्षेत्रों में इन पर्वत पदीय क्षेत्रों में इन मिट्टी को हम द्वार, चौर या तराई के नाम से जानते हैं। और नीचे के क्षेत्रों में इन्हें हम नवीन और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानते हैं। पुरानी जलोढ़ में कंकड़ और बजरी की मात्रा यानी कंकड़, पत्थर ये सब ज़्यादा होते हैं और इसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। जबकि नवीन जलोढ़ में महीन कर पाए जाते हैं और इसमें थोड़ा सा बालू का भी अंश होता है, तो इसमें खेती करना आसान होता है। यह खाद युक्त मिट्टी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी में
पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। परिणामतः यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा होता है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना की प्रधानता होती है। इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसल उपजाया जाता है और यह काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का अर्थ है कि जमीन का एक एक इंच इस्तेमाल किया जाता है खेती करने के लिए और इस तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खनिज, ज़्यादा से ज़्यादा रसायन, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज पाने का प्रयास किया जाता है और इसलिए इस नवीन जलोढ़ मिट्टी के आसपास जनसंख्या का घनत्व भी ऊंचा होता है। दूसरी है काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग काला होता है, जैसा कि यहाँ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाया गया है कि यह मिट्टी काला होता है। इसमें एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होते हैं। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, जिस कारण इसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश में स्थित है। इस भारत के मानचित्र में यह जो एरिया है, यही काली कपासी मिट्टी का क्षेत्र है। इतना बड़ा क्षेत्र यह काली कपासी मिट्टी का क्षेत्र है। थोड़ा सा यह गुजरात और कच्छ के हिस्सा में भी दिख रहा है और यह पूरा का पूरा थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा भाग महाराष्ट्र, एक और बड़ा भाग कर्नाटक और इस तरह से कुछ अलग अलग अंश में भी यह फैला हुआ है। लेकिन यह दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में इस काली मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और है। यहीं पर कपास का उपज भी बहुत ज़्यादा होता है। यह काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बैसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर भी है। तो इसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुर भी कहते हैं, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यह मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, किंतु फास्फोरस की कमी रहती है। तो जैसे कि हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी के बारे में जाना कि उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, उसी प्रकार इस काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। शुष्क और गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है, किंतु गीली होने के साथ यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, जिसे जोतना संभव नहीं हो पाता है। अतः मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दिया जाता है। कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मिट्टी में गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि काली मिट्टी रेगुर मिट्टी भी कहलाती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना के तत्वों बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। एक चीज़ और बताया गया कि गर्म मौसम में इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है और एक और अच्छी बात यह बताया गया कि उसकी वजह से वायु का मिश्रण हो जाता है। लेकिन एक बात साथ में ये बताया गया कि गीली होने के साथ यह चिपचिपी हो जाती है, खेती के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसीलिए जैसी पहली बौछार होती है मानसून की, उसके बाद जुताई कर दिया जाता है ताकि यह बिल्कुल चिपचिपा नहीं हो पाए और उसके पहले ही उस पर खेती किया जा सके। इसका मतलब हम लोग यदि खरीफ सीजन की बात कर रहे हैं तो इस खरीफ सीजन में यहाँ पर चावल की खेती स्टार्ट कर दी जाती है। आगे इसमें कुछ और चीज़ें जो बताया गया कि इस मिट्टी में क्या क्या उपजाया जा सकता है, तो इसमें गन्ना, प्याज, गेहूं की खेती बहुत अनुकूल मानी जाती है। 3. लाल एवं पीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी का विकास
प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। जल योजन के पश्चात यह मिट्टी पीले रंग की हो जाती है। यह मूल रूप से ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मिट्टी का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार के क्षेत्र में है। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मिट्टी जलोढ़ और काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। इस मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, फलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस हेडिंग में यह बताया गया इस पैराग्राफ में कि इस लाल और पीली मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रों में ज़्यादा है, दक्षिणी हिस्सों में है। ये रवेदार यानी कि दानेदार, रवेदार का अर्थ होता है दानेदार, आग्नेय चट्टानों के द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। दूसरी अच्छी बात यह बताएगी कि इसमें लोहा की मात्रा यानी लोहांश की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। लेकिन साथ में यह भी बताया गया कि इस मिट्टी में पानी मिल जाने की वजह से इसका रंग पीला हो जाता है। तो जब सूखा हुआ है तो इसका रंग लाल है और पानी मिल जाने के बाद यह पीली मिट्टी हो जाती है, इसीलिए इसे लाल एवं पीली मिट्टी कहा गया है। मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस, रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटन से बनता है। इसका विस्तार भारत के कुल भारत क्षेत्र के कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। यह भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें उपज किस चीज़ की सबसे ज़्यादा होती है? तो इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गेहूं, तंबाकू, फल का उत्पादन भरपूर होता है। 4. लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द लैटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस प्रकार के मिट्टी की विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत भारी वर्षा के ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी तीव्र निछालन लीचिंग का परिणाम है, जिसमें ह्यूमस का मात्रा नगण्य होता है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इस पैराग्राफ में लैटेराइट के एक शब्द लैटर से हुआ है। इस लैटर का अर्थ होता है ईंट, और इस तरीके से बाकी चीज़ें भी इसमें मैच करती हैं, जैसे ऊंचा तापमान होना चाहिए, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए। इसका विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हुआ है, और इस तरीके से इस मिट्टी के तीव्र निछालन का परिणाम से यह मिट्टी बना है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ अवघटित हो जाते हैं, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से यह कम उपजाऊ हो जाता है। अपक्षय के कारण लैटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। एल्युमिनियम लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो यह लोहे के ऑक्साइड के कारण हम लोग अभी देखे लाल और पीली मिट्टी के बारे में, तो इसमें उस लोहे के ऑक्साइड के साथ साथ एल्युमिनियम का भी अंश पाया जाता है। इस तरीके से यह मिट्टी भी लाल होती है। इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग कर उत्पादन किया जाता है। तो यह लैटेराइट मिट्टी वाले जो भी क्षेत्र हैं कौन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र में इस लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मिट्टी में तकनीक के सहारे चाय और कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कहवा का मतलब कॉफ़ी होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मिट्टी में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ हम लोग देखें कि कुछ क्षेत्रों में चाय और कॉफ़ी की खेती होती है, कुछ क्षेत्रों में काजू की खेती होती है, और उन सभी क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी है, जिसमें कुछ तकनीक का सहारा लिया जाता है और इसे उपजाऊ बना लिया जाता है। यह लैटेराइट मिट्टी का एक फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। 5. मरुस्थलीय मिट्टी। यह मरुस्थलीय मिट्टी है, राजस्थान के क्षेत्रों में इसका विस्तार है।
इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में संस्तरों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव होता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर इसमें कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। तो यह मरुस्थलीय मिट्टी सामान्य तौर पे राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार से इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज इत्यादि मिलाया जाए तो उसके बाद इसमें सिंचाई के साथ करने पर कपास, चावल, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। 6. पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां पर्याप्त वर्षावन पाए जाते हैं। यह मिट्टी जटिल और विविधता वाली होती है। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी या ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मिट्टी के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृतिक, वनस्पतिक और जलवायविक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार की मिट्टी के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मिट्टियों का अपरदन हो जाता है और ये अम्लीय और ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी में निम्नवर्ती क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मिट्टी उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल, आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। तो इस पर्वतीय मिट्टी में बताया गया कि यह पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो यह मोटे कण वाली होती है, लेकिन नदी घाटी वाले क्षेत्रों में यह जलोढ़ मिट्टी के रूप में हम इसे जानते हैं। और आगे बताया गया कि ये अलग अलग तरीके से भू आकृति, वनस्पति या जलवायु के दशाओं में परिवर्तन होने से जटिलता और विविधता इसमें बढ़ जाती है। आगे बोला गया कि जहाँ यह हिम होते हैं, इसका मतलब जो बर्फ वाले क्षेत्र होते हैं, उन बर्फीली क्षेत्रों में इस मिट्टी में अम्ल की मात्रा यानी कि खट्टापन बढ़ जाता है, ह्यूमस नहीं होता है और इस तरीके से यह कम उपजाऊ हो जाता है। आगे बताया गया कि नदी क्षेत्रों में यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है और उन ढलान वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी में लगभग फलों के बागान और नदी घाटी में चावल, आलू का उत्पादन किया जाता है। यह पर्वतीय मिट्टी है। यह पर्वतीय मिट्टी यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में है। पर्वतीय मिट्टी इस सिक्किम क्षेत्र में है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में है। तो यह ऊपर का यह जो डार्क हरा रंग है, यह पूरा का पूरा क्या है? पर्वतीय मिट्टी है और इसे हम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। यह काली कपासी रेगुर मिट्टी है। यह लाल और पीली मिट्टी है। यह मरुस्थलीय मिट्टी है और इस तरीके से यह मिट्टी का अलग अलग प्रकार से भारत के मानचित्र में वितरण बताया गया है।